नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का आपके चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 2016 से लेकर 2021 तक की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन्हें ज़रूर देखें और कोशिश करें कि अच्छे से तैयार कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जगदीश चंद्र बोस ने, लैमार्क ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या फिर इसी को कहा जाता है योग्यतम की उत्तरजीविता। इस सिद्धांत को दिया था डार्विन ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने हमें आनुवांशिकता के बारे में बताया था। जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। और लैमार्क ने अपना सिद्धांत दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। निम्नलिखित में से अयस्क के सांद्रण की विधि नहीं है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अयस्क के सांद्रण का मतलब होता है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों आदि को हटाना। तो फेन प्लवन विधि से हम लोग सल्फाइड अयस्क से अशुद्धियों को हटाते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अशुद्धियों से अयस्क से ऐसी अशुद्धियों को हटा सकते हैं जिसमें चुंबकीय पदार्थ मिले हों। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से हम लोग ऐसे अयस्क से अशुद्धियों को दूर करते हैं जो भारी हों। तो यहाँ पर निस्तापन, ये सांद्रण की विधि नहीं है, यही हमारा सही जवाब होगा। बाकी अयस्क के सांद्रण की 3 विधियाँ हैं। पहली फेन प्लवन विधि, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। जब हम कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम कांच की छड़ मान लेते हैं ये कांच की छड़ है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। जब हम इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे, मान लेते हैं ये रेशम है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे और चले जाएंगे रेशम में। तो इस प्रकार से कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है धनावेश। तो इस प्रकार से कांच का छड़ धनावेशित होगा और रेशम ऋण आवेशित हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा ऑप्शन सही है हमें बताना है। तो आवर्त सारणी में समूह होते हैं। तत्वों की इस प्रकार से पंक्ति होती है, जैसे पहली पंक्ति है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे परमाणु का आकार बढ़ेगा क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। हाइड्रोजन में 1 कक्षा है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4। त्रिज्या घटती है तो ये गलत होगा क्योंकि त्रिज्या बढ़नी चाहिए। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगी। चालकता घटती है, ये भी गलत है। घनत्व घटता है, ये भी गलत है। धात्विकता बढ़ती है, धातु का गुण बढ़ता है, ये सही है क्योंकि जैसे जैसे परमाणु में कक्षा बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो आसानी से परमाणु से बाहर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन के परमाणु से बाहर निकलने को ही कहा जाता है धात्विक गुण। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा। रुधिर का थक्का बनाने वाली रक्त कणिका का नाम है। लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का थक्का बनाने की जिम्मेदारी होती है प्लेटलेट्स के पास। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख। लाल रक्त कण का काम होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का परिवहन करना। श्वेत रुधिर कणिका का काम होता है बाह्य जीवाणुओं से हमारी रक्षा करना या बाह्य जीवाणु विषाणु जो कुछ भी होते हैं उनसे हमें प्रतिरोधकता प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता देना। तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना।
एलिसा परीक्षण किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स, टाइफाइड। तो एलिसा परीक्षण हम लोग करते हैं एड्स का पता लगाने के लिए। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे एड्स HIV वायरस से फैलता है। और अगर चाहें तो HIV और एड्स का फुल फॉर्म भी याद रखें। HIV का फुल फॉर्म है इम्यूनो वायरस और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम। गैलेना का सूत्र होता है PbS। इसे हम लोग पढ़ेंगे लेड सल्फाइड। तो अब आपको पता चल गया होगा ये लेड का अयस्क है। और किस प्रकार का अयस्क है? तो इसमें सल्फर है। सल्फर होता है तो इसे हम कहते हैं सल्फाइड अयस्क। तो गैलेना एक सल्फाइड अयस्क है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जीवोम, खाद्य जाल। तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? शुष्क सेल या ड्राई सेल में एनोड का कार्य करते हैं कार्बन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी याद रखेंगे, वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो ग्रेफाइट या कार्बन दोनों में से किसी का उपयोग हम शुष्क सेल में एनोड के लिए कर सकते हैं। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दिष्ट धारा समझ लेते हैं। दिष्ट धारा हम ऐसी धारा को कहते हैं जो हमें बैटरी से प्राप्त होती है। तो अब हम जानते हैं दिष्ट धारा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं टॉर्च में, क्योंकि टॉर्च सेल या बैटरी से काम करती है। हालांकि हम इसका उपयोग पंखा, टीवी, कूलर इन सब में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पर टॉर्च है। आजकल तो हर एक यंत्र DC करंट से कार्य करने लगे हैं। तो वैसे तो चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, पर नॉर्मली हम लोग टॉर्च में सिर्फ दिष्ट धारा का ही प्रयोग करते हैं। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधे एवं जंतुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं युगलीना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव, निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम कहते हैं विषाणु या फिर वायरस को। विषाणु या वायरस, ये दोनों क्वेश्चन ही फेमस हैं, कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित हों। तो इनमें से आप समझ गए होंगे लोहा एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ होगा। बल्ब में किस धातु के तंतु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, चांदी। कौन सी धातु विद्युत बल्ब में तंतु बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो बल्ब जब जलेगा तो वो गर्म होगा। गर्म होगा तो हमें ऐसी धातु का उपयोग करना पड़ेगा जो बहुत जल्दी ना गले। तो टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। इसका गलनांक लगभग 3300-3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग बल्ब में कर लेते हैं, ताकि ये जल्दी पिघलेगी नहीं तो बल्ब अधिक समय तक जलेगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, मस्तिष्क, प्लाज्मा, अस्थि मज्जा। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है हड्डियों के अंदर मौजूद अस्थि मज्जा में। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे इनका जीवन काल 3 से 4 महीने का होता है, 120 दिन मान लेते हैं लगभग। और 120 दिन के बाद ये डेड हो जाती हैं, और ये डेड होती हैं प्लीहा के अंदर। प्लीहा, इसी को स्प्लीन भी कहा जाता है, SPLEEN। तो ये बनती हैं अस्थि मज्जा में, 120 दिन जीवित रहने के बाद प्लीहा में डेड हो जाएंगे।
विद्युत धारा का मात्रक है, इनमें से कौन सा मात्रक विद्युत धारा का है? कूलाम, एम्पियर, सेकेंड, वोल्ट। कूलाम की बात करें तो ये विद्युत आवेश का मात्रक है। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है, ये सही आंसर होगा। सेकेंड सभी को पता है, समय का मात्रक है। और वोल्ट ये विभव या विभवांतर का मात्रक है। विभव या फिर विभवांतर भी आ सकता है पेपर में। विभव और विभवांतर, दो विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहेंगे, तो अंतर में मात्रक नहीं बदलता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, इस बात का ध्यान रखें। हेमेटाइट किसका अयस्क है? सोना, तांबा, लोहा, कैल्शियम। हेमेटाइट अयस्क का सूत्र होता है Fe2O3। अब आप समझ गए होंगे इस सूत्र में आयरन है, तो ये लोहे का अयस्क होगा। निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। मिश्र धातु हम कहते हैं दो धातुओं के समांगी मिश्रण को। जैसे हम मान लेते हैं हमने तांबा और जिंक, इन दोनों को पिघला के खूब अच्छे से मिला दिया। दोनों को मिला देंगे तो मिलने के बाद जो कुछ हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं पीतल। तो पीतल दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जिंक, इसलिए पीतल होगा मिश्र धातु। अब तांबा एक धातु है तो ये मिश्र धातु नहीं हो सकता है। जस्ता, जिंक को ही जस्ता कहते हैं, तो ये भी धातु है, मिश्र धातु नहीं होगा। टिन भी मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ सिर्फ पीतल है जो तांबा और जिंक का मिश्रण है, और इसे हम मिश्र धातु कहेंगे। मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों धातुएं मिलकर एक हो जाती हैं, अलग अंतर करना दोनों में संभव नहीं रहता है। भारत में एनीमिया का कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपर्युक्त सभी। अज्ञानता, गरीबी, गंदा रहन सहन, ये सभी एनीमिया के कारण है, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। अगर हमारा रहन सहन सही नहीं है तो हम बीमार होंगे। अज्ञानता, अगर हमें भोजन या पोषण के बारे में जानकारी नहीं है तो हम सही पोषण नहीं लेंगे, जिससे हमें एनीमिया की कमी हो सकती है। गरीबी के कारण भी लोग अच्छे भोजन को नहीं ले पाते हैं, जिससे उन्हें एनीमिया का सामना करना पड़ता है। अब एनीमिया का मतलब होता है रक्त में आयरन की कमी, ये भी याद रखेंगे। जब रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को हम लोग एनीमिया कहते हैं। हिंदी में रक्ताल्पता भी कहा जाता है, रक्ताल्पता। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार जीवों के जीन में ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जिनसे जीन का स्वरूप बदल सकता है। ये बदलाव अगली पीढ़ी में भी दिखाई देते हैं और नई प्रजातियों का विकास होता है। तो यहाँ पर सारा कारण जीन को माना गया है, जीन में परिवर्तन को। तो उत्परिवर्तन का कारण हम मानेंगे जीन परिवर्तन को। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे इसे दिया है ह्यूगो डी व्रीज ने। तृतीयक उपभोक्ता हैं हरे पेड़ पौधे, चूहा, सांप, बाज। हरे पेड़ पौधे तृतीयक नहीं बल्कि ये उत्पादक हैं, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं उत्पादक। अब इन्हें खा सकते हैं इन्हें खा सकते हैं इनके द्वारा उगाए गए जैसे पत्ते वगैरह को चूहे, फिर चूहे को खा जाएगा अंत में सांप, और सांप को फिर बाज खा जाएगा। तो तृतीयक उपभोक्ता सबसे अंतिम वाली कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर बाज सबसे अंत में सांप को खा रहा है, तो ये हमारा तृतीयक उपभोक्ता होगा। निम्न में से उपधातु है लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। लोहा और सोना ये सब मेटल हैं। ग्रेफाइट ये अपर रूप है, और ये अपर रूप है कार्बन का। ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक है, ये बात भी याद रखेंगे। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर सकता है। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो कि उपधातु है,
तो यहाँ पर उपधातु हमें बताना है तो ये आर्सेनिक होगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत संबंधित है डार्विन से, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से, ह्यूगो डी व्रीज से, इनमें से किसी से नहीं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में बदलाव होने की वजह से जिन अंगों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वे विकसित होते जाते हैं और जिन अंगों का कम इस्तेमाल होता है वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इस सिद्धांत को जिराफ के उदाहरण से समझाया गया था। लंबी गर्दन वाले जिराफ भोजन पाने में ज़्यादा सफल होते थे और लंबी गर्दन वाले ही उनके वंश को आगे बढ़ा पाए। तो इस प्रकार से जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा होगा वो विकसित होंगे और जिनका उपयोग ज़्यादा नहीं होगा वे अविकसित होते जाएंगे। यही सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति और ये दिया था लैमार्क ने। डार्विन ने दिया था योग्यतम की उत्तर जीविता या फिर डार्विनवाद। ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था उत्परिवर्तनवाद जिसमें जीन परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तनवाद। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को ही अच्छे से याद रखें। निम्न में से नोबल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन। पीरियोडिक टेबल के वर्ग 18 में जिन गैसों को रखा गया है ये नोबल गैस हैं और उनमें आते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। ये कुछ गैसें हैं, इन्हीं गैसों को हम कहते हैं नोबल गैस। तो यहाँ पर रेडॉन हमारा सही जवाब होगा। ये नोबल गैस है। नोबल गैसों के बारे में ये भी याद रखेंगे, नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूर्ण होती है, इनके बाह्य कोश में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनरेटर ऊर्जा को किस में बदलता है? तो जनरेटर से हमें मिलता है विद्युत ऊर्जा, मतलब ये किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऑप्शन सी में लास्ट में विद्युत ऊर्जा मिल रही है। अब ये विद्युत ऊर्जा बदलता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को। तो ये बात याद रखें कि जनरेटर से हमें मिलता क्या है। जनरेटर से हमें विद्युत ऊर्जा मिलेगा तो विद्युत ऊर्जा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और ये विद्युत ऊर्जा किससे मिलती है? यांत्रिक ऊर्जा से। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। अगर यही मोटर की बात कर लेते तो मोटर के लिए सही जवाब हो जाता ऑप्शन का। मोटर अब किससे चलती है? तो मोटर चलती है विद्युत से, तो उसमें हम विद्युत ऊर्जा देंगे और विद्युत ऊर्जा बदल जाएगी यांत्रिक ऊर्जा में, अर्थात वो मोटर या तो हमें पानी देगी या फिर जो कार्य हम करेंगे वो कार्य को करेगी। तो जब बिजली से हम कार्य करेंगे तो वो मोटर होगा। और अगर हम बिजली लेंगे डीजल वगैरह की सहायता से तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा हमें मिलेगा और वहाँ पर हम जनरेटर का उपयोग करेंगे। सिनेबार किसका अयस्क है? अयस्क यदि आप फॉर्मूले याद कर लें तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। यस का मतलब ये भी सल्फाइड अयस्क है और Hg का मतलब होता है मरकरी। इससे हमें मरकरी प्राप्त होगी, तो ये मरकरी का अयस्क है। निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है। पोलियो, कोरोना, एड्स, हैजा। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो वायरस से फैलता है। कोरोना एक वायरस है जो कि अभी कुछ टाइम पहले फैला ही था, सबको पता है। एड्स HIV वायरस से फैलता है। अब बचा हैजा। हैजा एक ऐसी बीमारी है जो जीवाणु से फैलती है और इसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। हैजा विषाणु से नहीं फैलता है, बाकी ये तीनों विषाणु से फैलते हैं। निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है। लैक्लांशे, डैनियल, वोल्टी, सीसा संचायक सेल। प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर पाएंगे, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जब चार्ज नहीं होगा तो यूज भी नहीं होगा। अब इसमें ये तीनों सेल ऐसे सेल हैं जिनको हम दोबारा यूज
नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीसा संचायक सेल को हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं चार्ज करके। तो ये प्राथमिक सेल नहीं होगा, ये होता है द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल का मतलब जिसे दोबारा उपयोग में न लाया जा सके, और द्वितीयक सेल का मतलब जिसे हम दोबारा उपयोग में ला सकें। रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की बोतलों में हम भर कर सुरक्षित रख सकते हैं? तो किस ताप पर हम रक्त को भर सकते हैं? सही। तो वह ताप होता है 4.5 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर यदि हम रक्त को रखें भरकर तो वो खराब नहीं होगा। डार्विनवाद निम्न में से किससे संबंधित है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो ये अभी मैंने बताया था, ये लैमार्कवाद से संबंधित है। अंगों का उपयोग और अनुपयोग ये भी संबंधित नहीं है। जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं। योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विनवाद के अनुसार योग्य ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन घ।